नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। इस वीडियो में हम लोग गणित का जो सेट 4 है 2024 का, उसका 822 XY पेपर कोड वाला पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप सब जानते हैं कि मॉडल पेपर अगर सारा का सारा सॉल्व कर दिया जाए तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे फंस जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप सब जानते हैं कि शून्यकों का योग का फार्मूला होता है, और शून्यकों के योग का फार्मूला क्या होता है तो आप सबको पता होगा कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए माइनस की जगह पर माइनस रहने दीजिए। यक्स का गुणांक क्या है, देखिए यक्स का गुणांक क्या है, गुणांक माने गुणा करने वाला अंक, तो 5 है। और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 हो गया। तो -5/3 हमारा आंसर हो गया, यानी -5/3, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2x + ये y बराबर यक और 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा, तो ये का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप सब जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती यानी कि समांतर होती हैं, तब उसका कोई भी हल नहीं होता। और समांतर रेखाओं का प्रतिबंध क्या है, तो आप सब पढ़े होंगे कि a1/a2 ये बराबर होना चाहिए b1/b2 के। अगर ऐसा है तो मान लेते हैं, अच्छा c1/c2 बराबर ना हो, c1/c2 का मान बराबर ना हो, तो ये प्रतिबंध होता है हमारा समांतर रेखाओं का, और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता। तो देखिए जो बराबर नहीं है उसको तो हटा दीजिए, बाकी पर मान रखिए। देखिए a1 का मान क्या है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, और जब इसको समीकरण 1 मान लिए तो यक्स के सामने जो चीज लिखा है वही a1 है, तो a1 का मान हो गया 2 बटे a2 का मान क्या है, तो दूसरे समीकरण में यक्स के सामने वाला a2 होता है, तो ये 3 है, बराबर हो गया b1 का मान क्या है, तो b1 क्या होता है, पहले समीकरण में y के सामने वाला, और b2 क्या होता है, तो दूसरे समीकरण में y के सामने वाला -5। अब देखिए ये का मान आपको निकालना है, तो देखिए तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और फिर क्या आ जाएगा, 5 दूना -10, और ये और 3 का गुणा 3 है। देखिए एक तरफ वाला गुणा कीजिए 3 है बराबर, फिर दूसरे तरफ वाला कीजिए -10, और फिर ये का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 3a के बीच में गुणा है तो इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो -10 और बटे में 3 आ गया, तो ये आपका ये का मान आ गया। और -10/3 कौन सा ऑप्शन हमारा है, तो देखिए सी वाला ऑप्शन है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद लिखा है 2x² + 5x + 4 के मूलों की प्रकृति होगी, तो मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। तो क्वेश्चन क्या है, 2x² + 5x + 4 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। तो आप सब जानते हैं कि इसको ये मानेंगे, इसको b मानेंगे और c मानेंगे 4 को, और फिर b² - 4ac का मान निकालेंगे और फिर देखेंगे इसमें। तो देखिए b का मान है 5, 5 का स्क्वायर -4 गुणे ये का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 4, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -4 दूना 8 चौक 32 हो गया, और फिर माइनस में आ गया हमारा मान माइनस में है, 32 में कि 25 घटाएंगे तो -7 आएगा। और जब भी निगेटिव मान आ जाए b² - 4ac का, तो ये काल्पनिक मूल होता है। और देखिए काल्पनिक मूल हमारा कहाँ पर लिखा है, तो देखिए चारों ऑप्शन में काल्पनिक मूल नहीं लिखा है, पर एक बार लिखा है कि वास्तविक मूल नहीं, तो वास्तविक नहीं लिखा है इसका मतलब काल्पनिक लिखा है, चाहे लिखे काल्पनिक और या फिर लिखे वास्तविक नहीं, दोनों एक ही बात है। अगर वास्तविक नहीं होगा तो काल्पनिक ही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर लिखा है 4, 9, 14 और 254 का अंत से 10वां पद कौन सा है, तो अंत से 10वां पद आपको निकालना है। तो चलिए इसको निकाल कर देखते हैं हम लोग। देखिए आपका समांतर श्रेणी दिया है 4, 9, 14, डॉट 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 254, कह रहा है अंत से 10वां पद, तो अंत से 10वां पद कह रहा है तो यन का मान तो 10 हो गया, और इसका ये का मान क्या है, तो ये का मान देखिए अंत से पूछ रहा है ना, तो ये का मान 254 लेंगे क्योंकि अंत से आपको देखना है। और फिर डी का मान क्या लेंगे, तो डी का मान लेना है आपको। देखिए डी का मान क्या लेंगे, देखिए हमेशा जब सीधा से सामने से पूछता तो फिर इसमें से इसको घटाते, लेकिन इधर से पूछ रहा है तो 4 में से 9 घटाएंगे यानी कि -5 आएगा, और -5 डी का मान हो गया। और आपसे अंत से 10वां पद पूछ रहा है यानी ए एन का मान आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि ए एन बराबर आपका फार्मूला होता है ये प्लस n - 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। ए एन का मान आपको ज्ञात करना है, ये का मान दिया है 254 प्लस n - 1 n की जगह पर कितना रखेंगे 10 - 1, और डी का मान क्या दिया है -5। अब देखिए 254 ऐसे रहने दीजिए, और 9 × 5 = 45,
45, 10 में से 1 गया 9 और 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 5 45। अब 254 में से 45 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 209, 209 आएगा। और 209 हमारा कौन सा सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर दिया है कि चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इसे सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या है। तो देखिए हमारा, देखिए समरूप कौन सा है, तो जो काम इसमें बी भुजा बी कोड कर रहा है वही काम इसमें कौन कर रहा है, डी कर रहा है। तो देखिए बी और डी ये दोनों समान काम कर रहे हैं। तो बी और डी अगर समान है तो देखिए अब बी देखिए इसमें कहाँ है, बीच में। अब इसमें भी अगर डी बीच में होता, देखिए जो काम इसमें बी कर रहा है वो काम इसमें डी कर रहा है, ये समझ गए। अब देखिए बी और डी समान स्थान पर होना चाहिए। देखिए बी बीच में, अगर डी भी बीच में होता तो काम हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए बी बीच में है तो डी भी बीच में होता, काम हो जाता। बी और डी बीच में हो गया, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि इसका सांकेतिक रूप कौन सा है। जो काम इसमें ये कोड कर रहा है वही काम इसमें कौन सा कोड कर रहा है, डी वाला। तो समान स्थान पर ये होने चाहिए प्रतीकात्मक रूप से लिखते समय, ये आप सब जानते होंगे। तो 5 का हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है कि -3 का -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो चलिए मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं हम लोग। देखिए -3 -4 और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। और दूरी का सूत्र आप सब जानते हैं, दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से फार्मूला होता है। और आप सब जानते हैं x2 का मान क्या दिया है, तो इसे x1 y1 और इससे x2 y2 मान लीजिए। और फिर x2 में से x1 घटाएंगे तो 0 में से -3 घटा देंगे, तो -3 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा। और इसके बाद में 0 -3 x2 माइनस x1 कर देंगे और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान क्या है, 0 है और इसमें से घटा देना है और -4 को, तो यानी +4 हो जाएगा स्क्वायर। तो अंडर रूट में हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 कितना हो गया, अंडर रूट में 25। अंडर रूट 25 का मान होता है 5। तो इस तरह से 5 हमारा ऑप्शन आ गया। तो देखते हैं कौन सा सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। कॉट ये बराबर 3/4, तो सेक ये का मान होगा। देखिए कॉट ये बराबर दिया है आपका 3/4। और आप सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये बी सी ऐसे मान लीजिए, ये बी सी, और आपने अगर इसको ये मान लिया तो ये कोण लेकर अध्ययन करना है, तो ये कोण लेना है। तो ये हो गया कर्ण, और कर्ण को टच करके जिसको टच करेंगे ये हो जाता है आधार, और कोण के सामने वाला भुजा हमारा लंब होता है। अब आप सब जान गए। और कॉट ये के मान में ये होता है आधार, और ये नीचे जो अंक लिखा होता है ये होता है लंब का मान। अब देखिए आधार का मान 3 दिया है, लंब का मान 4 दिया है, तो सोचिए कर्ण का मान क्या होगा। तो कर्ण का मान आप एकदम से निकाल सकते हैं, 5 होता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाल सकते हैं। फिर कोई पूछ रहा है आपसे कि सेक ये का मान बताइए, सेक ये का मान बताइए। तो सेक ये का सूत्र क्या होता है, पहले ये सोचिए आप। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अब कर्ण बटा आधार होता है तो कर्ण का मान आपने 5 निकाल लिया, आधार का मान आप पहले से जानते हैं 3, तो 5/3 आपका सही हो गया। यानी हमारा सही विकल्प होगा डी, 5/3। तो इस तरह से निकल गया। इसके बाद में लिखा है tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो अल्फा का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए साइन कितने अंश का मान, साइन कितने अंश के मान के बराबर होता है, तो ये होता है 0 अंश। देखिए साइन tan 0 का मान उतना ही है जितना साइन 0 का मान है। तो अल्फा की जगह पर कितना मान रख देंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो 0 रखेंगे तो tan 0 का मान भी 0 होगा और साइन 0 का मान भी 0 ही होगा। तो ये ऑप्शन सही हो गया। लिखा है एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात 1/3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो 1/3 यानी 1/√3 हो गया। और 1/√3 tan कितने अंश का मान होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है। तो 30 अंश हमारा सही हो गया। लिखा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो समांतर स्पर्श रेखाएं 2 होगी, क्योंकि कोई भी एक वृत्त है इसका कहीं भी व्यास खींचेंगे तो व्यास खींचेंगे तो समांतर स्पर्श रेखाएं केवल 2 होंगी जो इसके व्यास पर खींची गई हो। तो व्यास पर जब खींची जाएंगी तो ये समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल 2 खींच सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देते हैं। देखिए त्रिज्या आपको दिया है, आपको आर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसमें वृत्त के कोण दिया है यानी थीटा का मान दिया है 60 अंश, और आपसे त्रिज्यखंड का एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 गुणे πr²। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। थीटा की जगह पर मान रखेंगे हम लोग 60/160 हो गया।
60/360 हो गया, और गुणे पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, और आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 12 का स्क्वायर माने 144 हो गया, या 12 × 12 लिख दीजिए, 12 × 12 लिख दीजिए। अब देखिए 60 एकम 60, 60 छक्का 136, और 6 दूना 12, और 12 दूना 24 पाई, तो ये 24 पाई हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 24 पाई कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। लिखा है यदि एक गोले का व्यास डी है तो इसका आयतन कितना होगा। तो देखिए गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, आप लोग समझिए थोड़ा सा। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब व्यास आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन में व्यास दिया है, गोले का व्यास दिया है डी, तो आप सोचिए व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा हमारा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या का मान निकल गया d/2। अब रख दीजिए, तो 4/3 पहले से है, गुणे पाई हो गया, और आर क्यूब की जगह पर d/2 का क्यूब कर दीजिए, क्योंकि व्यास दिया है डी तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी d/2। अब चलिए इसका मान निकाले, तो 4/3 हो गया, गुणे पाई हो गया, और डी का स्क्वायर, सॉरी डी का क्यूब, डी क्यूब हो गया, क्यूब रहेगा यहाँ पर, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8 हो गया, तो हो गया पाई डी क्यूब बटे 3 दूना 6, तो पाई डी क्यूब बटे 6 ये हमारा ऑप्शन होगा। तो पाई डी क्यूब बटे 6 ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद लिखा है कि 13 नंबर क्वेश्चन की आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस अर्धगोला है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होगा, ये आप सब जानते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग कौन सा है, तो माध्यिका वर्ग कौन सा है, तो जो बीचों बीच में पड़ेगा, तो 2 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 5 ही आएगा, और 5 ही हमारा बीच में ऐसे भी लिखा है, तो हमारा 10 - 15 ये हो गया हमारा माध्यिका वर्ग। लिखा है किसी बारंबारता माध्य तथा माध्यिका 27 और 29 है तो इसका बहुलक होगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, आप सब जानते होंगे फार्मूला, कि बहुलक बराबर होता है, हमारा बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है, तो ये होता है हमारा 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये हमारा सूत्र है। अब इस फार्मूले पर आपको दिया है इस क्वेश्चन में, माध्य का मान दिया है 27, माध्य का मान दिया है 27, और माध्यिका का मान दिया है 29। अब यहाँ से आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 गुणे और माइनस 2 गुणे, तो देखिए 29 यहाँ कितना होगा, तो 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 8, माइनस 27 × 2 = 54। अब 87 में से 54 गए, 7 में से 4 गए 3, और 8 में से 5 गए 3, 33 आ गया हमारा। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, 33। अब देखिए निम्नलिखित सारणी में वर्ग अंतराल दिया है, माध्य कौन सा होगा, तो इसका माध्य निकालना पड़ेगा आपको, और फार्मूला लगाकर निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं माध्य निकालते हैं इसका। देखिए माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल आपका दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से, सॉरी इतना ही दिया है। और इसके बाद यफ का मान दिया है, बारंबारता दिया है 2, 1, 4, 3, इस तरह से दिया है। आप यक्स निकाल लीजिए, देखिए इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, 10 और 0 जोड़िए, 10 आएगा, आधा करेंगे 5 आएगा, 20 10 30 के आधा 15, फिर आएगा 25, फिर आएगा 35। अब देखिए यफ एक्स निकाल लीजिए, तो यफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का गुणा कीजिए, 5 दूना 10, 15 एकन 15, 25 चौका 100, और 35 तियां 105। तो इस तरह से अब इसको जोड़ लीजिए, यानी सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, और सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आएगा, तो देखिए 100 100 200 200, और इसको ले लेंगे 20, 220 और 10 30, 230 आ गया, 230 आ गया। अब 230 सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमारा फार्मूला होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 230 आप निकाल चुके हैं, और 3 4 7 1 8 2 10, सिग्मा एफ का मान निकल गया। सिग्मा माने जोड़ होता है, तो 4 3 7 1 8 2 10, अब 0 0 कट गया, तो 23 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से देखेंगे 23 हमारा कहाँ है, और 23 यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता, देखिए जो अधिवर्ष होता है, जो हमारा लीप वर्ष होता है, उस लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और 366 दिन होने का मतलब क्या हुआ कि 52 सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे, और 52 सप्ताह के अलावा 2 दिन और होगा। अब ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2 दिन हो सकते हैं, एक तो संडे मंडे हो सकता है, एक तो रवि सोम हो सकता है, रवि सोम हो सकता है, एक सोम मंगल हो सकता है, सोम मंगल हो सकता है,
ये 2 दिन, ये मंगल बुध हो सकते हैं, मंगल बुध, या बुध बृहस्पति, या बृहस्पति शुक्र, या शुक्र शनि, या शनि रवि। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 सिचुएशन बने, तो 7 नीचे आ गया। और कितने में सोमवार है, तो सोमवार एक तो पहले वाले में है और एक इसमें है, बाकी किसी में भी किसी भी ऑप्शन में सोम नहीं है, तो 2, तो 2/7 हमारा ऑप्शन सही हो गया, यानी दूसरा ये वाला सही है। लिखा है 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, प्रायिकता याद कीजिए कि दोनों जन्मदिन एक ही दिन हो। तो आप सब जानते हैं कि 2020 एक लीप वर्ष था, इसलिए 1/166 हमारा सही ऑप्शन होगा। 2 बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं हम लोग। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 2,3 और दूसरा दिया है 4,1। तो दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो x1 y1 और x2 y2 मान लीजिए आप लोग, और फिर इसके बाद दूरी का सूत्र लगा दीजिए। तो दूरी का सूत्र आप सबको पता होगा, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कभी भी 2 बिंदु दे रहे x1 y1 x2 y2 मान रख दीजिए। इसे x1 माइनस x2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, x2 का मान क्या दिया है भाई, 4 दिया है, माइनस x1 का मान क्या है, 2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान क्या दिया है, 1 दिया है, माइनस y1 का मान क्या दिया है, 3, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 4 में से 2 गए 2 और 1 में से 3 गए -2 हो जाएगा, स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है, बीच में प्लस है, अंडर रूट लगा हुआ है। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट के अंदर 4 प्लस और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, अंडर रूट में 8 आ गया, और अंडर रूट 8 का मान होता है 2 अंडर रूट 2। तो इस तरह से 2 अंडर रूट 2 हमारा ऑप्शन सही हो गया विकल्प। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, देखिए 25 तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, 5 आ जाएगा, ये अपरिमेय नहीं होगा। 81 भी निकल जाएगा, 9 आ जाएगा, ये तो वैसे ही बाहर है। तो यही वाला हमारा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसमें अंडर रूट 2 शामिल है और ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हमने 20 विकल्प कर लिए। अब हम लोग खंड ब का वर्णनात्मक प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला का देखते हैं हम लोग पहला वर्णनात्मक प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा क्या है कि लिखा है यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए आप सब जानते हैं कि जिसे ज्ञात करना हो उसी को हम लोग x y मानते हैं। तो चलिए मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या को हम लोग दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्नानुसार इसमें क्या लिखा है, कह रहा है यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, कह रहा है कि यदि इन संख्याओं का अंतर कितना है भाई, 26 है। तो पहला समीकरण हमारा बन गया। कह रहा है यदि पहली दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर माने घटाना 26 है, और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या का अगर 3 गुना करेंगे तो ये पहली संख्या के बराबर होगा, यानी कि इस वाली संख्या के बराबर होगा। कह रहा है एक संख्या भाई दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या का 3 गुना करेंगे तो पहली संख्या मिलेगी। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग मान लीजिए, यानी कि x इधर पहले से है और 3y के आगे प्लस है, इधर आएगा तो -3y हो गया, और बराबर इधर 0 बचेगा, और फिर ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप सिंपल सा काम कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। अब समीकरण 2 लिख लीजिए देखकर, x - 3y बराबर 0 और x - y बराबर 26। अब इसको घटाना है तो नीचे वाले का चिन्ह बदल गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये कट गया और 3y में से एक y घटेगा तो -2y बचेगा, और -2y माइनस 26 बचा। तो y का मान हमारा आ गया माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 बचेगा। तो इस तरह से 13 बचा, तो y का मान 13 आ गया। और फिर x का मान निकालना है, तो इसी को ले जाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से लिखिए, और समीकरण 1 से लिखने के बाद क्या करेंगे, इसी को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई की जगह पर 13 लिख देंगे और बराबर 26। तो -13 इधर जाएगा तो +13 हो जाएगा, तो 26 और -13 इधर गया तो +13 हो गया, और इस तरह से x का मान आ गया 39। तो 39। अब देखिए पहली संख्या क्या, दोनों संख्याओं को घटाने से, देखिए x और y का मान क्या आपस में घटाने से 26 आ रहा है, तो 39 में से 13 घटाएंगे 26 आ जाएगा। और क्या पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी की 3 गुनी है भाई पहली संख्या, 13 या 39। तो दोनों हमारे नियम काम कर रहे हैं, यानी यही हमारा दोनों आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन लगा लिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है cot 2a बराबर tan a - 22 अंश, तो 2a न्यून कोण है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है cot 2a बराबर tan a - 22 अंश, इस तरह से दिया है।
अब आप सब समझते हैं, देखिए tan को हम लिख सकते हैं, cot को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a। आप सब जानते होंगे कि tan 90 को खा लेगा तो cot बन जाएगा, तो tan 90 को खाएगा cot बन गया, 2a है, और बराबर tan ये माइनस 22 अंश, तो ये दिया ही है। अब आप लोग समझ सकते हैं तुलना से कंपेयर करने से, तो tan से tan हट जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a ये बराबर आ गया ये माइनस 22 अंश, 22 अंश इस तरह से आ गया। अब देखिए 2a इधर भेजिए 22 इधर भेजिए, तो 90 इधर पहले से है, माइनस 22 इधर आएगा तो प्लस 22 हो जाएगा, और ये इधर पहले से माइनस 2a इधर आएगा प्लस 2a हो जाएगा। तो इस तरह से इधर हो गया 3a और इधर 90 22 जुड़कर हो गया 9 2 11 112, यानी 2 और 9 2 11। अब 3 को इधर भेज दीजिए, तो 3 और ये के बीच में गुणा है, 3 इधर आएगा तो 112 बटा 3 हो गया बराबर ये, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9 और 3 चौक 3 2 1 3 1 4, तो ये 3 7 21 3 10 37.33 ऐसे आ जाएगा। तो ये का मान आ गया 37.33, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर लग गया। देखिए tan 90 को खाएगा cot बन जाएगा 2a, तो इसकी जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ और फिर बाकी पूरा उतार कर और तुलना करवा कर फिर इसका मान ये का मान निकल गया हमारा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, यानी गा वाला देखते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, और जब मैंने √2 को एक परिमेय मान लिया, यानी कि √2 किसी न किसी भिन्न के बराबर होगा। और ये भिन्न कैसा होगा, ये भिन्न सह अभाज्य संख्या है, जहां ये तथा भी सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है एक दूसरे से नहीं कटने वाले हैं, यानी ये और बी को कोई भी एक संख्या काट नहीं सकता। जैसे 3/5, अब इनको कोई भी नहीं काट सकता, तो ये सह अभाज्य एक भिन्न है। और ये देखिए 10/15 लिखा है, तो ये 5 से कट रहा है, तो 5 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो यानी ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये सह अभाज्य भिन्न नहीं है। और जो भिन्न सह अभाज्य नहीं होता, इस भिन्न को गलत माना जाता है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर भी ऐसा आ जाता है तो इसे काट कर छोटा कर लेते हैं, यानी इसको ओरिजिनल भिन्न नहीं माना जाता, इसको ओरिजिनल भिन्न मानते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में सहअभाज्य हैं, ये कटने वाले आपस में नहीं है। तो इस तरह का एक भिन्न है ये बटा बी, जो कि सहअभाज्य संख्या यानी ओरिजिनल भिन्न है ये। अब देखिए इसके साथ कुछ गणितीय संक्रिया करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ का वर्ग किए तो √2 का वर्ग हो गया इधर, और इधर हो गया ये बटा बी का वर्ग। तो √2 का वर्ग केवल 2 होगा, और ये का स्क्वायर ये स्क्वायर बटे इसका वर्ग हो गया बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर भेज दिए, 2 को इधर भेज दिए, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया, बी स्क्वायर बराबर आ गया ये स्क्वायर बटे 2। देखिए बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो बटे में गुणे में हो जाएगा, और 2 को इधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब आप लोग समझिए क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 से ये स्क्वायर पूरा पूरा कट रहा है, तभी तो बी स्क्वायर आ रहा है। आप लोग समझिए थोड़ा सा, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 10/15, तो इसमें देखिए 5 दूना 10 5 या 15, ये कट रहे हैं पर पूरी तरह से नहीं कटे, इसलिए भिन्न का मान भिन्न में ही आ गया। और जब कोई भिन्न है 10/5 जैसे है, तो ये नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए इसका मान सिंगल नंबर में आएगा, यानी भिन्न में तो है पर बटे में 1 है। तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई भिन्न है नीचे वाले से ऊपर वाला पूरी तरह से नहीं कटेगा तो भिन्न का मान भिन्न में ही आएगा, और अगर नीचे वाले से ऊपर वाला पूरी तरह से कट गया तो सिंगल नंबर में आ जाएगा, यानी बटे में 1 छुपा रहेगा। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर भिन्न का मान बी स्क्वायर केवल दिया है, यानी कि 2 से ये स्क्वायर पूरी पूरा कट रहा है, तो 2 से इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिखा है कि 2 से ये स्क्वायर पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कटेगा कटेगा। अच्छा 2 से जब ये स्क्वायर पूरा पूरा कट रहा है तो 2 से ये भी पूरा पूरा कटेगा, और 2 से ये भी पूरा पूरा कटेगा। अब इसी बात को गणितीय भाषा में लिखिए, यानी कि भाई ये को अगर हम 2 से काटें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और मान लेते हैं वो अंक सी आ जाएगा। अब इसको इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो चलिए ये बटा 2 इसमें रख दीजिए, तो देखते हैं इसको देखिए 2 को इधर भेज दीजिए तो हो गया 2b स्क्वायर बराबर, और ये की जगह पर इसी को रख देते हैं। देखिए 2 को उधर भेज दीजिए तो ये की जगह पर 2c हो जाएगा। देखिए यहीं पर आप लोग मान निकाल सकते हैं, ये बराबर 2c आ जाएगा अगर 2 को उधर भेजें तो। अब इसी मान को इसमें रख दीजिए ले जाकर। देखिए 2 से ये भी कटेगा,
अब इसको यानी ये 2 से कट जाएगा, तो यानी ये को 2 से काटेंगे तो सी का मान लेते आ गया। अब 2 को उधर भेज दिए तो 2c हो गया, ये बराबर 2c। अब देखिए 2b² बराबर आ गया 2b², 2 को इधर भेजिए 2b², और ये की जगह पर आप लिख सकते हैं 2c, तो 2c का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, c² और 2 इधर आ गया तो हो गया, या हाँ 2b² इधर पहले से रहने दीजिए, और 4 को इधर भेज दीजिए तो 2b² बराबर आ गया 2b² बराबर बटे आ गया 4 बराबर c², क्योंकि 4 इधर गया। अब 2 दूना 4, अब b² बटा 2 b² बटा 2 बराबर आ गया c²। अब b² बटा 2 का मतलब क्या होता है, यानी 2 से b² पूरा पूरा कट रहा है तभी तो सिंगल नंबर आ रहा है, तो 2 से b भी कटेगा, b² भी कटेगा, और 2 से b भी कटेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने माना था कि ये और b सहभाज्य यानी किसी से नहीं कटेंगे, और कैलकुलेशन करने पर आ रहा है कि 2 से ये भी कट रहा है और 2 से b भी कट रहा है, यानी दोनों कट रहा है, तो दोनों में विरोधाभास प्रतीत होता है, और विरोधाभास प्रतीत होता है, अतः 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे और खत्म हो जाएगा ये। इसके बाद लिखा है निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो चलिए माध्यिका हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमें माध्यिका निकालना है, और माध्यिका देखिए इसका निकालना है हमें, तो इसका पहले हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। तो चार्ट बनाकर चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने चार्ट बना लिया है आप सबके सामने, ये 7, 8, 15 ये सब मैंने बना लिया है। अब देखिए माध्यिका आपको निकालना है, तो माध्यिका का फार्मूला भी आपके सामने लिखा है, आप सब जानते हैं यल क्या है। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालना पड़ता है आप सबको, और माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो n/2 करके, और n का मान कहाँ से आएगा, तो n का मान आएगा फ्रीक्वेंसी को जोड़कर। तो लिखिए देखते हैं 8, 7, 15, 5, 20, 20, 40, 40 और 20, 60, तो n का मान आ गया 60, यानी ये ही हमारा n का मान हो गया। तो n बराबर क्या आ गया 60, और इसी n का बटे 2 कर दीजिए, n बटे 2 कर दीजिए, तो n बटे 2 करेंगे तो 60 बटे 2 यानी कि 30 आ गया। और बताइए 30 फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ है, तो 30 कहाँ है, तो 7, 8, 15, 15, 5, 20, यानी 30 फ्रीक्वेंसी हमारी इसी में आएगी, यानी 30 फ्रीक्वेंसी इसी में आएगी, यानी यही हमारा माध्यक वर्ग है। और माध्यक वर्ग का क्वेश्चन लगाते समय देखिए यल क्या होता है, तो यल हमारा जो माध्यक वर्ग है उसका लोवेस्ट पद होता है। तो यल का मान आपके सामने है 30, प्लस n/2 का मान अभी आपने निकाल दिया 30, माइनस c क्या होता है, तो c होता है संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, c कैसे निकालते हैं, तो 7 को देखकर लिख दीजिए, 7 को देखकर, फिर 7 में 8 जोड़िए, फिर यहाँ पर लिखिए 15, फिर 15 में 5 जोड़कर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 20, फिर 20 में 20 जोड़ेंगे आ गया 40, 40 में फिर 13 जोड़ेंगे, फिर 40 में 13 जोड़ेंगे आ गया 53, और 53 में फिर 7 जोड़ेंगे आ गया 60। तो इस तरह से, और यहाँ पर c क्या होता है, तो c होता है जो माध्यक वर्ग है, जो हमारा माध्यक वर्ग है इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो 20 आ गया हमारा। और यफ का मान क्या है, यफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी बारंबारता है। और ये किसकी बारंबारता है, तो ये आपके माध्यक वर्ग की बारंबारता है, जो कि हमारा 20 है, तो 20 हो गया। और गुणे यच कितना है, यच माने ऊंचाई, तो 10 से 20 में कितना अंतर है, 20 से 30 में, इन सब में कितना अंतर है, तो यही यच होता है, तो यच में यच का मान आ गया 10। अब चलिए मान रखिए, तो देखिए 10 × 10, 10 दूना 20, पहले नंबर तो कट गया, और बराबर हमारा 30 प्लस, देखिए 30 में से 20 घटेगा तो 10 आएगा, और 10/2, और 10/2 का मान आ जाएगा 5, यानी 30 + 5 आ गया, और ये हमारा 35 आ गया आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर हमें पता चल गया। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका मूल ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए अगर गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात करें तो देखिए 5 × 20, यानी 4 गुणे अगर 5 करेंगे तो इसका मान 20 आएगा, और नीचे क्या है 9। तो दो संख्याएं हमें सोचना है जिसको जोड़ने पर 20 आए, गुणा करने पर 20 आए, जोड़ने पर 9 आ जाए। तो चलिए इसमें देखते हैं, 5 × 4 = 9, 5 × 4 = 20, इसी संख्या पर हमारा सेट हो जाएगा। और 4x² प्लस 9x की जगह पर लिखेंगे 4x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। तो इस तरह से लिख देंगे, और फिर देखते हैं 2 का जोड़ा बनाते हैं, और 4x हमारा कॉमन भी हो रहा है, तो इसमें 4x कॉमन हो गया, x बचा, प्लस यहाँ से 4x कॉमन हो गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो x + 1 यहाँ भी बचेगा बराबर 0। और फिर क्या होगा, x + 1 एक कोष्टक में हो गया हमारा, और एक कोष्टक में होगा 4x + 5 बराबर 0। अब लिखेंगे इफ़, यदि x + 1 पहला कोष्टक वाला लिखेंगे, फिर बराबर 0, और +1 इधर जाएगा तो x बराबर -1 आ गया, ये हमारा पहला शून्य निकल गया। अब इसके बाद में दूसरा वाला लिखते हैं, और इफ़ 4x + 5 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -5/4,
और यही हमारा बीटा हो गया, यानी दूसरा शून्यक हो गया या दूसरा मूल हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों मूल इसके ज्ञात कर लिए और इसका आंसर भी हमें पता चल चुका है। अब देखिए चा वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है हमें। अब देखिए आपको दिया है इस चा वाले क्वेश्चन में, चा क्वेश्चन में आपको दिया है व्यास दिया गया है आपको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए बटे 2 करने से, आधा करने से हमें त्रिज्या पता चलेगा। तो त्रिज्या हो गया 1/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है, यानी यच का मान कितना है, तो यच है 8 सेंटीमीटर। अब यच और आर पता है तो बेलन का आयतन निकाल लीजिए, क्योंकि तार तो बेलन के आयतन, बेलन के साइज का होता है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन के आयतन का सूत्र आप सब जानते हैं, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, 22/7 रखेंगे, नहीं पाई ही रहने दीजिए। आर स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर और एच का मान क्या है 8। तो देखिए पाई गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, गुणे 8 हो गया। तो 4 दूना 8, तो 2 पाई इसका आंसर आ गया। तो 2 पाई इसका आंसर आ गया। और आयतन निकला है तो सेंटीमीटर में मान दिया, तो सेंटीमीटर क्यूब लिए, तो यानी 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं किन्हीं 5 खंडों के हल कीजिए, यानी का खा गा घा दूसरा क्वेश्चन का भी है और इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग यन है और यन पदों का योग यम है, तो यम प्लस यन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है दूसरा का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए लिखा क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग, शुरुआत के यम पदों का योग यन है और अगर शुरुआत के यन पदों का योग लेते हैं तो यम है, तो यम प्लस यन पदों का योग कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला काम करते हैं, माना एपी का प्रथम पद ये हमारा स्मॉल ये है और इसका सार्वांतर हमारा मान लेते हैं स्मॉल डी है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो यम पदों का योग यन है, तो चूंकि यम पदों का योग यन है, चूंकि यम पदों का योग यन है, इसका मतलब अगर हम यन का मान यस यम निकालते हैं, यानी यम पदों का योग निकालते हैं, यम पदों का सम निकालते हैं, सम माने योग निकालते हैं, तो कितना आएगा, तो यन आएगा। तो यम पदों का योग निकालना है भाई, तो यम बाई 2 करेंगे और फिर 2a प्लस यम -1, क्योंकि यम पदों का निकालना है ना, तो यम -1 इंटू डी ये करेंगे। और यस यम का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल यन के बराबर। तो यस यम का मान दिया है, ये इतना दिया है और इसका योग का मान क्या आएगा, यन आएगा, यानी यस यम की जगह पर यन भी लिख सकते हैं, तो इसका मान यन आ गया। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो 2 को इधर भेजेंगे और 2 का गुणा भी करवाएंगे, तो 2 को इधर भेजेंगे तो 2n हो जाएगा। देखिए 2 बटे में इधर आएगा तो 2n हो गया और यम का इसमें गुणा करवा दिए तो यम का 2am हो जाएगा, 2am और प्लस यम का इसमें गुणा करवाएंगे तो यम इंटू यम -1 इंटू डी ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 हम लोग ले लेते हैं और ऐसे ही फिर से हम करते हैं कि चूंकि फिर से पुनः करते हैं, चूंकि यन पदों का योग यम है और चूंकि यन पदों का योग यम है तो इसका मतलब यस यन, यानी यन पदों का योग यम है भाई, तो यन पदों का योग यानी यस यन, यानी सम माने जोड़, यन माने यन पदों का, तो ये क्या आ जाएगा यन बाई 2 और कोष्टक लगाएंगे 2a प्लस यन -1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा। और इसका मान क्या है, तो यम है भाई, यन पदों का योग यम है। अब देखिए 2 को इधर भेजेंगे तो 2m हो जाएगा और फिर इधर क्या बचेगा, यन का गुणा करवाएंगे तो 2an हो जाएगा और प्लस यन इंटू यन -1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं हम लोग और समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए 2a और 2am ये कॉमन, मतलब ये इसमें से कॉमन ले लेंगे 2a, तो 2a कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा यम -n और प्लस में हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं अगर फार्मूला इसमें अप्लाई कर दें तो -m²
एन स्क्वायर ये एक कोष्टक में ले लेते हैं और माइनस यम माइनस एन और कोष्टक के बाहर हमारा डी बचेगा। और इधर देखिए टू एन माइनस टू एम होगा और टू कॉमन लेंगे तो टू इंटू एन माइनस यम हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यम माइनस एन को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा यम माइनस एन, कॉमन निकला और फिर बचा क्या, तो यहाँ से यम माइनस एन निकल गया तो टू ये बचा प्लस, और यहाँ से यम माइनस वन निकल गया तो क्या बचा यम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये बचा हमारा, ये बच गया। और इधर तो जो है वो है यानी टू एन माइनस यम, ये हमारा पहले से बचा है। अब देखिए यम माइनस एन और एन माइनस एन, इसमें से देखिए माइनस अगर हम लोग कॉमन कर दें तो ये हमारा कट जाएगा और माइनस यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, यानी कॉमन अगर माइनस निकालेंगे तो यम आ गया, एन पीछे आएगा और माइनस निकल गया तो ये माइनस आ गया, तो यहाँ पर बचेगा टू ए प्लस यम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर क्या बचा माइनस दो। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यम आगे एन पीछे हो जाए और यम आगे एन पीछे हो तो सेम टू सेम ऐसे हो गया, कट गया और फिर माइनस आगे माइनस टू लगा है, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए यम प्लस एन पदों का योग क्या होगा, तो यम प्लस एन पदों का योग, चूंकि यम प्लस एन पदों का योग, तो यम प्लस एन पदों का योग क्या होगा, तो योग के फार्मूले पर लगाएंगे तो यस यम प्लस एन का मान क्या आएगा, तो यम प्लस एन, भाई जितने पदों का योग ज्ञात करना है उतना पद बटा दो करते हैं, फिर क्या लिखते हैं टू ए प्लस यम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो हमारा फार्मूला होता है। देखिए एन जहाँ था एन बाई टू करते थे, जब एन पदों का योग करना है तो एन बाई टू, जब यम पदों का करना है तो यम बाई टू, अब यम प्लस एन पदों का योग करना है तो यम प्लस एन बाई टू, तो इस तरह से फार्मूले पर रखेंगे। और फिर हमारा क्या आएगा, देखिए इसकी जगह पर देखिए बराबर की, अब बराबर लगाइए, इसकी जगह पर क्या हो गया यम प्लस एन बाई टू और कोष्टक माने गुणा, और इसकी जगह पर देखिए माइनस टू लिख सकते हैं तो माइनस टू, अब दो से दो कट गया तो क्या बचा माइनस एम प्लस एन, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया माइनस एम प्लस एन, ये हमारा आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो चलिए देखते हैं, संपूरक माने दो कोण जोड़ने पर अगर 180 अंश आ रहे हैं तो उन्हें हम लोग संपूरक कोण के नाम से जानते हैं। तो देखिए मान लेते हैं एक वृत्त है इस तरह से और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है P। अब इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इस तरह से, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब ये स्पर्श बिंदु हुआ और ये स्पर्श बिंदु हुआ। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अगर इसको हम लोग यहाँ पर मिला दें तो सिद्ध कीजिए कि ये कोण और ये कोण आपस में 180 अंश होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप सब जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 अंश होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 अंश होता है, ये तो हमें पहले से पता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको कुछ मान लीजिए, इसको वो मान लीजिए, इसको ये भी मान लीजिए, और आप सब लिख सकते हैं यहाँ पर रचना वचना सब लिख लीजिएगा और फिर सिद्ध करना है। कैसे करना है हमें, तो चूंकि ये वो बीपी, ये वो बीपी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, और जब ए ओ बीपी एक चतुर्भुज है तो भाई चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ने पर 360 आते हैं। तो जोड़ दीजिए कि कोण ये प्लस कोण वो प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360 अंश, 360 अंश। अब देखिए कोण ये और बी 90 है तो कोण ये की जगह पर 90 हो गया प्लस कोण वो प्लस कोण, अब ई कोण बी भी 90 है तो ये भी 90 हो गया और कोण पी बराबर 360 अंश। अब देखिए 360 इधर पहले से और 90 90 180 इधर आएगा तो माइनस 180 हो गया, और कोण वो प्लस कोण पी बचा है तो कोण वो प्लस कोण पी बराबर 180 आ गया, यानी कि सिद्ध हो गया कि ये आमने सामने के कोण संपूरक कोण हैं। तो इति सिद्धम यही सिद्ध करना था। तो सिद्ध करना था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पर 180 आएगा, तो मैंने सिद्ध कर दिया कि ये कोण जोड़ने पर 180 आएगा, क्योंकि ये 90 90 है ही, तो ये दोनों 90 90 ये इन दोनों का जोड़ 180 होना पड़ेगा, तभी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 बनेगा। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया।
चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बिंदु -4, 6 बिंदु -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि -4, 6 एक बिंदु है, -4, 6 एक बिंदु है और ये किस को विभाजित कर रहा है। तो -6, 10 और 3, -8 इन दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखा को विभाजित कर रहा है। तो देखिए जिन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा को विभाजित किया जा रहा है उसको हम लोग x1, y1, x2, y2 मानते हैं। और इसको मानने के बाद हम लोग इसमें फार्मूला लगाते हैं यक्स का अगर मान निकालना है कि जो बिंदु, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु है और इस बिंदु का मान यहाँ पर दिया है, यानी कि इस बिंदु का मान है -4, 6। तो कह रहा है कि किस अनुपात में बांट रहा है, यानी इधर कितना हिस्सा है, इधर कितना हिस्सा है, यही बताना है आपको। तो देखिए अगर -4 यानी -4 इसको यक्स माने तो यक्स वाई। अब देखिए जो दो बिंदु किनारे किनारे हैं, जिस बिंदु से बनने वाली रेखा को विभाजित किया जा रहा है उसको x1, y1, x2, y2 मानते हैं और जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसको केवल एक्स वाई मानते हैं। और यक्स का फार्मूला क्या होता है, यानी इस -4 का फार्मूला क्या होगा। तो ये फार्मूला होगा आपका m(x2) प्लस m या m1 m2 मान लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला होता है। अब देखिए यक्स की जगह पर क्या दिया है, -4 दिया है, तो -4 लिख दीजिए बराबर m1 का मान नहीं पता, हमें m1 और m2 का अनुपात ही ज्ञात करना है। तो m1 और x2 का मान क्या दिया है भाई, तो x2 का मान 3 दिया है गुणे 3 प्लस m2 का मान क्या दिया है, तो m2 का मान भी हमें नहीं पता और गुणे x1 का मान क्या दिया है, -6 दिया है और बटे m1 प्लस m2। तो इस तरह से हो गया। अब गुणा कर दीजिए तिरछा, तो तिरछा गुणा करेंगे तो इसका -4 में गुणा होगा, तो -4 m1 का गुणा होगा -4 m1 और -4 m2 बराबर 3 का m1 में गुणा होगा 3 m1 -6 m2 6 m2। अब देखिए इस पूरे मटेरियल को उधर ले जाइए, तो 3 m1 माइनस 6 m2 और -4 m1 इधर आएगा तो +4 m1 हो जाएगा, तो -4 m2 इधर आएगा तो +4 m2 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। तो देखिए 3 m1 और 4 m1 7 m1 हो गया, माइनस वाला ज़्यादा है तो 6 में से 4 गए 2 m2 हो गया और बराबर 0। अब देखिए -2 m2 उधर जाएगा या -2 m2 इधर गया तो -2 m2 हो गया, +2 m2 हो गया और बराबर 7 m1। अब देखिए m1 इधर रहने दीजिए, m2 इधर लाएंगे तो m1 बटे m2 निकल जाएगा और देखिए m2 इधर आ गया तो इधर 2 बचा, 2/7 आ गया, यानी 2:7 यही हमारा आंसर हो गया, यानी 2:7 ये आ गया हमारा m1 अनुपात m2। तो दोनों का अनुपात हमारा निकल गया इस तरह से। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि -4, 6 बिंदु इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है। तो -4 वाला केवल लेकर लगा, तो -4 वाला ये और फिर हमने जब फार्मूला लगाया फिर कैलकुलेट कर दिया और निकल गया। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है जिसमें बहुत सारे पद हों, तो हमारा यही बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है। और चलिए हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। देखिए बहुलक ज्ञात करने का, अगर इसका बहुलक ज्ञात करें, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अगर बहुलक आपको ज्ञात करना है तो बहुलक का ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा और बहुलक का फार्मूला लगाने के बाद आप लोग देखिए इसमें स्मॉल यल क्या है। देखिए बहुलक के फार्मूले में स्मॉल यल क्या होता है, तो स्मॉल यल क्या होता है, तो आप सब जानते हैं स्मॉल यल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब आप सब जानते हैं बहुलक वर्ग इसमें कौन सा है, बहुलक माने जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही बहुलक वर्ग है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 12, यही बारंबारता सबसे ज़्यादा, यानी यही बहुलक वर्ग हो गया। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये यल होती है, तो निम्न सीमा कितनी है 60 है, उच्च सीमा कितनी है 80 है, तो निम्न सीमा 60 ले लीजिए। तो यल का मान रख दिए, प्लस कीजिए, प्लस लगाइए। यफ क्या होता है, यफ क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है जो कि 12 है, माइनस यफ1 क्या होता है, तो यफ1 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये रहा, इसके ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है 10 है, बटे देखिए यफ का मान जो यहाँ लिखे वही यहाँ लिखेंगे, तो 2 गुणे यफ1, तो 2 गुणे यफ का मान कितना लिखेंगे वही यहाँ पर लिख दीजिए 12, माइनस यफ1 का मान यहाँ जितना लिखे वही उतना यहाँ भी हो गया, माइनस और यफ2 का मान क्या होता है, तो यफ2 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, तो 6 है तो 6 लिख दीजिए और गुणे
एच क्या होता है, हाइट होता है, तो इनमें कितना कितना अंतर है, तो 100 से 120 में 20 का अंतर है, तो 20 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो बराबर 60 प्लस, देखिए 12 में से 10 गए 2 बचा, बटे 12 दूना 24 माइनस 16 गुणे 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 60 प्लस 2 बटा, अब 24 में से 16 गए 14 में 6 गए 8 बचेगा गुणे 20। अब 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, अब 2 से 2 कट गया, तो यानी बचा केवल 5 और 60 5 65 हो गया। तो ये 65 हमारा आंसर आ गया इस तरह से। तो इस तरह से दूसरे का घा वाला भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर अंगा है, तो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, मूलों को ज्ञात कीजिए। चलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है और इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो 2 3 6, यानी देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2 बराबर 6। अब दो ऐसी संख्या है, सोचिए जिसका गुणा करने पर 6 आए और उसे अगर जोड़ दें तो 2 √6 आए। तो देखिए अगर आप लोग √6 और √6 ले लीजिए और दोनों के आगे माइनस लगा दीजिए, तो देखिए जब इन दोनों का गुणा करें तो माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, √6 केवल हो जाएगा, और जब आप जोड़ देंगे इसको तो माइनस 1/6 आ जाएगा, यानी यही हमारा सेकंड बैठ गया। और रख दीजिए इसमें, तो 3x² ऐसे रहने दीजिए माइनस √6 और फिर माइनस √6x, देखिए x लगाना भूल गया मैं, और प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से हो गया। अब फिर इसमें से क्या करना है, हमें x कॉमन करना है, तो x कॉमन लेंगे और देखिए 3 की जगह पर समझ लीजिए √3 गुणे √3 लिखा है, तो √3 गुणे √3 केवल 3 हो जाएगा, तो √3 इसमें भी √3x कॉमन हो जाएगा, और इसमें बचा √3 और केवल एक x बचा, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और फिर यहाँ से √3 निकल गया तो √2 बचा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से √2 कॉमन लेंगे, तो √2 6 में से निकल जाएगा, तो √3 बचेगा, x बचेगा, और माइनस क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया और 2 की जगह पर √2 बचा, तो ये बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक में कर लिए √3x माइनस √2, और इसके बाद में √3x माइनस √2, ये 2 बार आ गया बराबर 0। अब देखिए इफ करके लिखिए और फिर √3x माइनस √2 बराबर 0, फिर और इफ फिर √3x माइनस √2 बराबर 0, और फिर यहाँ भी x का मान आ गया √2 अपान √3, और यहाँ भी आ जाएगा x का मान √2 अपान √3। इस तरह से दोनों मूल हमें अल्फा और बीटा दोनों मूल हमें पता चल गए। तो कह रहा था दोनों मूल ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर दिया। अब इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा वाला लिखा है 867 तथा 255 का लासा और मासा दोनों ज्ञात करना है, पहला दूसरा करके पूछा है, यानी लासा पहले में ज्ञात करना है, मासा दूसरे में, तो लासा मासा दोनों साथ में निकालते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 867, ये सबसे पहला संख्या है, 867 एक संख्या है, और दूसरा है 255, ये दूसरा वाला संख्या। अब तीन गुणे और तो 17 हो जाएगा, और दूसरा बार भी इसमें 17 ही आएगा, इस तरह से 17 और इसके बाद में तो इसमें हो जाएगा 3 से पहले कटेगा, और इसके बाद में इसको 5 से कटेगा, और फिर इसके बाद में 17 से कटेगा, तो इस तरह से हो गया। इसका गुणनखंड कर लिए। अब इसका लासा ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप लोग ज्ञात करते हैं, हम लोग सबसे पहला ज्ञात करते हैं, और पहला हमें दे रहा है कि लासा ज्ञात कीजिए, तो चलिए लासा निकालते हैं हम लोग, और लासा क्या होता है तो आप सब जानते हैं कि जिसका जोड़ा बना है पहले उसे लिखिए, तो इसका देखिए जोड़ा बन गया है, इसको लिखिए, फिर इसका भी हमें लिख सकता है, तो इसको लिखिए, फिर जिसका जोड़ा नहीं बनना है उसको भी लिखिए, तो 17 गुणे 5, और इसका जब हम गुणा कर लेंगे मासा ज्ञात करना है, तो मासा ज्ञात करना है, तो मासा में क्या होता है, जो दोनों लाइन में है उसी को केवल लिखें, तो 3 3 की जगह 3 हो गया, और गुणे 17 17 17, तो 17 थी 51, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, तो ये पहला दूसरा लग गया हमारा, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, चा वाला भी। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, AO बटा OC और BO बटा OD बराबर 1/2, तो AB बराबर 5, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है,
देखिए चित्र हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इसमें। देखिए कह रहा है ए वो बटा ओ सी बराबर है बी वो बटा ओ डी, और कह रहा है ए बी का मान 5 है, तो डी सी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें दिया है, देखिए ये दो भुजाएं आपस में समांतर हैं, ये दो भुजाएं आपस में समांतर हैं। अब आप लोग त्रिभुज देखिए, अगर आप लोग त्रिभुज देखेंगे ये वो बी, त्रिभुज देखेंगे ए वो बी, तथा त्रिभुज आप लोग देख लीजिए डी वो सी, त्रिभुज डी वो सी, ये दोनों त्रिभुज अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए इस त्रिभुज में ए वो बी त्रिभुज में ये वाला कोण हमारे इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले, क्योंकि ये अगर समांतर रेखाएं हैं तो इसको कहते हैं एकांतर कोण। तो देखिए ये एकांतर कोण है इसका, ये एकांतर कोण है इसका, और जब दो समांतर रेखाएं हों, जब दो समांतर रेखाएं इस तरह से हों तो इस तरह से अगर रेखा खींचिए तो ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं, जो आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर, यानी तीनों कोण बराबर हो गए, और तीनों कोण बराबर हो गए तो ये दोनों आपस में ये हो गए समरूप, यानी त्रिभुज ए वो बी समरूप हो गया त्रिभुज डी वो सी के, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो सारी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो देखिए ए वो बटा ए वो बटा ए वो बटा ओ सी का मान दिया ही है, ए वो बटा ओ सी का मान दिया ही है, कितना दिया है 1/2 दिया है, और ए वो बटा ओ सी के बराबर आपका ए बी बटा डी सी भी तो होगा, डी सी भी तो होगा, क्योंकि ए वो बटा ओ सी ये एक भुजा का हो गया और दूसरी सारी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, तो ए बी बटा डी सी भी होगा। अब देखिए ए वो बटा ओ सी का मान 1/2 दिया है, बराबर ए बी का मान 5 दिया है, बटे डी सी का मान दिया हुआ है, डी सी का मान पूछ रहा है, तो डी सी एकम डी सी बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से लग गया। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक ये माइनस साइन ये और सेक ये माइनस कॉस ये बराबर 1/tan ये कॉट ये। देखिए ये बराबर 45 अंश मान लीजिए, रख दीजिए, तुरंत आ जाएगा आंसर। जहाँ जहाँ ये है वहाँ 45 अंश रखिए और दोनों साइड आपस में बराबर सिद्ध हो जाएंगे। तो इसको आप कर भी सकते हैं और मैं भी करके दिखा देता हूँ दूसरे वाले टेक्निक से भी। देखिए मैंने क्वेश्चन को ऊपर लिख लिया है, कॉसेक ये माइनस साइन ये एक कोष्टक में है, सेक ये माइनस कॉस ये एक कोष्टक में है, और इसके बाद 1/tan ये कॉट ये प्लस कॉट ये लेकर आना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और हल करके हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं हम लोग। क्या लिखा है, कोसेक ये माइनस साइन ये एक कोष्टक में हो गया, और दूसरे कोष्टक में सेक ये माइनस कॉस ये, तो ये दूसरे कोष्टक में हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया। अब कोसेक ये को तो ऐसे रखिए, जिस तरह से है वैसे ही रखिए, माइनस साइन ये को बदल दीजिए, 1/कोसेक ये लिख दीजिए। साइन ये का सूत्र होता है 1/कोसेक ये, और इंटू सेक ये को ऐसे रखिए और माइनस 1/कॉस ये को सेक ये लिख दीजिए। तो इस तरह से मैंने चेंज किया, और इसके बाद आप सब समझ सकते हैं कोसेक ये का स्क्वायर करेंगे, यानी बटा 1 करके इसका लासा लेकर आप लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ये, क्योंकि 1 का इसमें भाग देंगे और वही आएगा, फिर गुणा करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ये -1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि कोसेक के कट जाएगा 1 आ जाएगा, और इंटू यही चीज़ इसमें भी आएगा। देखिए सेक ये ऐसे नीचे रहेगा और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ये -1, तो इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद में आप सब जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ये -1 का बराबर होता है कॉट स्क्वायर ये, और बटे में कोसेक ये है ही, कोसेक ये पहले से है, और गुणे इसका हो जाएगा tan स्क्वायर ये। सेक स्क्वायर ये -1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ये, और बटे में क्या हो जाएगा सेक ये पहले से है। अब इसके बाद आप लोग समझ सकते हैं, देखिए अगर हम मिला कर लिखें इसे तो कोसेक ये और सेक ये को मिला कर लिखें तो कोसेक ये को लिख सकते हैं 1/साइन ये, और इंटू और सेक ये को लिख सकते हैं 1/कॉस ये। इस तरह से मिलाकर लिख दिए। देखिए इन दोनों को साथ साथ लिख दिए गुणा करके, और इन दोनों का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, गुणे इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो कॉट ये इंटू tan ये का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा और, तो कॉट ये को लिख सकते हैं 1/tan ये लिख देंगे, इंटू है तो गुणा लगा दीजिए, और tan ये पहले से है, और बट्टे कोष्टक में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दीजिए, और बटे में क्या है तो 1/साइन ये इंटू 1/कॉस ये, तो इसको लिख सकते हैं 1/साइन ये कॉस ये, साइन ये कॉस ये। अब देखिए tan से tan यहाँ गया तो 1 का स्क्वायर बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऊपर तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, और बटे में क्या आ गया
इसको लिख सकते हैं, देखिए एक को, इस वन को, इस वन को, इस वाले वन को, देखिए ऊपर एक वन हो गया, 10 से 10 कटा तो ऊपर एक बचा, और एक का स्क्वायर एक है, और बटे लगाए, बटे लगाए। अब देखिए इस एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो एक की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ बटे साइन ये इंटू कॉस ये हो गया। अब देखिए इसको अलग अलग तोड़ लीजिए, अलग अलग तोड़ लीजिए, यानी इसका भी बटा समझिए ये लिखा है, और इसका भी बटा ये लिखा ही है, और ऊपर एक है ही पहले से, तो एक बटा में क्या आ गया, देखिए साइन स्क्वायर ये बटे में साइन स्क्वायर ये का भी बटा ये है, साइन ये इंटू कॉस ये, और प्लस है तो प्लस लगाइए, और कॉस स्क्वायर ये का भी बटा समझिए ये पूरा है, तो कॉस स्क्वायर ये का भी बटा ये पूरा का पूरा है साइन ये इंटू कॉस ये। अब देखिए एक साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर, साइन कट गया तो साइन ये बटा कॉस ये बचा, और यहाँ पर कॉस से एक कॉस कट गया, तो ऊपर है एक, देखिए इसको यहाँ पर फिर लिख रहे हैं, तो ऊपर है एक और नीचे साइन बटा कॉस ये बराबर आ गया टेन ये प्लस यहाँ कॉस बटा साइन, तो ये बन गया कॉट ये, और यही हमें प्रूफ करके लाना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अथवा करके इसी में लिया है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश से, टावर की ऊंचाई तथा मकान की टावर से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 15 मीटर ऊंचा मकान है भाई। तो देखिए पहले हम लोग इसका चित्र बनाते हैं, और चित्र कैसे बनता है, तो सबसे पहले जमीन बनाइए, हम लोग बनाते हैं, और यहाँ पर हो गया भवन, तो लिखा है 15 मीटर ऊंचे मकान, तो 15 मीटर भाई इस मकान की ऊंचाई दिया है, 15 मीटर ऊंचा मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से, एक टावर है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश से, ये उन्नयन कोण कितना है 30 अंश से, और कह रहा है कि इसी मकान के तल से टावर का उन्नयन कोण कितना है, तो ये आता है हमारा, ये आता है 60, और कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी, यानी इस लंबाई को हमें ज्ञात करना है, और टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है हमें, यानी ये पूरा का पूरा ज्ञात करना है। तो हम लोगों को केवल इतना निकालना है बस, और ये तो 15 है ही, ये तो 15 मीटर है ही। क्यों ये 15 है, क्योंकि इसको समांतर रेखा खींचा है, और 15 ये है तो 15 ये भी होगा, और यही एच है, अगर एच का मान निकल जाए तो एच को 15 में जोड़ देंगे। भाई 15 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया है, और इसके पाद से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है टावर की ऊंचाई बताइए, तो टावर की कुल ऊंचाई नहीं निकलेगी, आपको निकालना है केवल इतना निकालना है। अब जब इतना निकल जाएगा तो इतना तो 15 है ही, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये भी है, तो ये तो 15 है ही, तो 15 और ये जोड़ लेंगे, पूरे टावर की ऊंचाई पता चलेगा, ये हमें पता चल जाएगा। अब चलिए मान लीजिए, तो ए बी सी डी ई, इस तरह से मान लीजिए चारों कोने को, और सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो हम लोग क्या लगाते हैं, तो इसमें tan लेते हैं, तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा। अब tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार, तो लंब का मान क्या है h बटे आधार क्या है BC है, तो आधार BC है, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर h बटे BC। अब BC का मान निकल गया, तो BC एकम BC बराबर आ गया √3h, ये आ गया, तो BC की जगह पर √3h लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखिए BC एकम BC बराबर √3h, ये आ गया। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में डी में, और यहाँ पर tan 60 लेंगे, क्योंकि 60 अंश है इस त्रिभुज का, तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, यही तो होता है, तो लंब का मान क्या है h प्लस 15 बटा आधार क्या है ED है, और ED बराबर है BC के। देखिए ED और BC बराबर है, तो ED की जगह BC लिख सकते हैं। तो चलिए भाई लिखिए, tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, h प्लस 15, और ED की जगह पर BC लिख सकते हैं,
और लिख देंगे समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से क्या है, BC की जगह पर √3h लिख सकते हैं, तो लिख देंगे √3 इधर पहले से है बराबर h प्लस 15 और बटे BC की जगह पर क्या लिख देंगे √3h। √3h, अब देखिए √3h इधर भेजेंगे तो √3 का गुणा केवल 3 हो जाएगा और इंटू h है ही और h प्लस 15, तो h इधर भेजेंगे तो 3h और माइनस h बराबर 15 आ गया और 3h में से 2 तो 2h बचा, 2h बराबर 15 और h बराबर निकल गया 7.5 तो h का मान निकला 7.5 और मीनार की कुल ऊंचाई, अब कुल ऊंचाई निकालेंगे तो कुल ऊंचाई कितना आएगा, तो देखिए h का मान 7.5 है और ये 15 है तो 15 और 7 22.5 आ गया, तो 7.5 में आप 15 जोड़ देंगे। देखिए ये h केवल इतना है और हमें मीनार की कुल ऊंचाई चाहिए, तो मीनार की कुल ऊंचाई कितनी होगी, तो h का मान आपने निकाला 15 इसमें जोड़ दीजिए तो मीनार की कुल ऊंचाई निकल जाएगी और ये आ जाएगा 22.5 मीटर आ गया। तो इस तरह से हमने एक आंसर निकाल लिया। अब कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो देखिए यानी x का मान निकालिए, यानी ईडी का मान निकालिए, यानी BC का मान निकालिए, तो h का मान पता चल चुका है तो लिख दिए समीकरण 1 से और समीकरण 1 से आप BC का मान निकाल लीजिए। तो BC बराबर क्या है, BC बराबर है √3 गुणे h। अब h का आपने क्या मान निकाला है 7.5, तो BC बराबर आ जाएगा √3 का मान होता है 1.732 और h का मान आपने निकाल लिया है, h का मान निकाला है 7.5, तो आप लोग इसका गुणा कर लेंगे और जो भी BC का मान आ जाएगा वही इसकी दूरी हो जाएगी और उतना मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका गुणा कर लेंगे तो 12 कुछ आएगा ऐसे 9 आएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर 12.9 मीटर। तो ये हो गया मीनार से इसकी दूरी और ऊंचाई कितनी होगी तो 22.5 हो गई। तो ये सारा का सारा हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन दिया है, तो बेलन के सिरे दोनों गोलाकार हैं, तो गोले का आयतन निकाल लीजिए। गोले का आपको आयतन निकालना है तो गोले का आयतन दोनों साइड के निकालिए, तो देखिए दोनों साइड में अर्धगोला है तो मिलाकर पूर्ण गोला बन गया और बीच में बेलन है। और आप लोग फार्मूला जानती हैं, बीच के बेलन का फार्मूला हो जाएगा πr² h प्लस और दोनों तरफ के गोले हो जाएंगे 4/3 πr³। इस फार्मूले पर आप r और h का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई नहीं लेना है क्योंकि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर, 3.5 7 घट जाएगा, यानी बेलन के h का मान हो जाएगा 7 घटा दीजिए, इसमें से 19 में से 7 घटाएंगे 12, 12 7 19, हाँ 12, तो h का मान आप 12 रखिए, r का मान आप 3.5 लिखिए यानी 7/2 रखिए और ये इस फार्मूले पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग रखकर देख लीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए r का मान आप लोग क्या रखेंगे, तो व्यास दिया है 7 यानी कि 7/2 रखेंगे, तो r जहाँ जहाँ इस फार्मूले में है वहाँ वहाँ लिख दीजिए 7/2 और h का मान क्या लिखेंगे, तो 19 में से 7 घटा दीजिए यानी कि बचेगा 12, यानी h का मान 12 रखना है। यहाँ भी r का मान 7/2 ही रखना है और हल कर लीजिए, इसको जोड़ लेंगे। देखिए एक बेलन है इस तरह से, अब इधर भी अर्धगोला इधर भी अर्धगोला, तो दोनों अर्धगोले मिलाकर पूरा गोला बन गया, इसलिए पूरे गोले का आयतन लगा दिए, तो इन दोनों का आयतन निकल जाएगा और बीच में जो बेलन है इसके आयतन के लिए πr² h है, तो πr² h लगा देंगे तो इस बेलन का निकल जाएगा और पूरा जोड़ देंगे तो इस पूरे आकृति का निकल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी ये आपके सामने फार्मूला है। r का मान आपको मैंने बता दिया 7/2 रखना है, h का मान मैंने बता दिया कि 19 में से 7 घटा 12 रखना है, यानी h की जगह पर 12 रखिए, r की जगह पर 7/2 रखिए और जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 7/2 रखिए, h की जगह पर 12 और पाई का मान आप सब जानते हैं, रखकर सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो आप सब जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। संगत लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है, यानी वृत्तखंड बराबर होता है, वृत्तखंड बराबर होता है θ/360 गुणे πr² माइनस √3/4 ये स्क्वायर यानी कि r², तो ये होता है हमारा फार्मूला। तो देखिए थीटा का मान कितना दिया है भाई, 60 अंश दिया है, तो 60/360 गुणे पाई का मान हम लोग 3.14 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है, और r² की जगह पर कितना लिखेंगे, तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस √3/4 और r², तो r का मान कितना दिया है, तो 15 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 × 360
और 6 से इन सबको काट वाट कर और सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा। देखिए आर का मान दिया, ये आपके सामने लिखा जो क्या है, ये वृत्तखंड का सूत्र लिखा है, वृत्तखंड निकालने का सूत्र लिखा है। और चूंकि 60 अंश दिया है इसलिए जो बीच में त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज क्या होगा, वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा आपका।